स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हल्द्वानी में आयोजित ईसा बैनी महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य संग कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरों शोरों के साथ फूलों से स्वागत किया गया। बता दें कि सीएम धामी ने इस मौके पर कार्यक्रम में 713 करोड़ की 259 योजनाओं का शिलान्यास किया। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेजी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रही है। ईसा बैनी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाजार मिले और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारी मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाजार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ऋषिकेश एम्स पहुंचे और श्रमिकों से बातचीत की। गुरमीत सिंह ने कहा कि सलग्यारा सुरंग से निकाले गए सभी श्रमिक स्वस्थ हैं। सभी श्रमिकों ने मानव को सबक सिखाया है कि मुश्किल वक्त में कैसे एकजुटता से रहा जाता है। इस चैलेंज ने राष्ट्र को एकजुट किया है, साथ ही तालमेल कर विदेशी एक्सपर्ट से काम करना सिखाया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक काम है जिस पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी व्यक्त किया। मैं तो कहूंगा कि एक तरफ आस्था, एक तरफ दिव्यता, भव्यता, एक तरफ बाबा बौखनाथ जी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। भारत में सबसे बड़ा जो सबक मिला है, इन दोनों को मिलाकर किस प्रकार कार्य किया जाए। आस्था, टेक्नोलॉजी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, इन सबको इकट्ठा करके किस प्रकार हम विकास की तरफ, समृद्धि की तरफ, खुशहाली की तरफ, ये सबक सबसे बड़ा निकला है। और देखिए, ये जो बात आपने आस्था की है, आप देवभूमि में हैं, आप तप भूमि में हैं, यहां तो प्रभु का, शिव जी का जो आशीर्वाद है अपने आप में बिल्कुल अलग। देखिए, इस बात में, इस पल में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत का जो नेतृत्व, जिसने इस प्रॉब्लम को समझा, जिस प्रकार से कार्य किया, ये एक लीडरशिप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, हर एक दुनिया में अवेलेबल रिसोर्सेज को लाना, उसको कोऑर्डिनेशन करना और उनके अंदर में एक बैलेंस बना के रखना। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो एक फोकसनेस है ना, कि संकल्प से सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। ये वक्त है हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा होकर ये खुशी मनाना कि एज ए नेशनल विल, एज ए पॉलिटिकल विल, एज ए डिसीजन मेकिंग, कि क्या लीडरशिप कर सकती है और करके दिखाया है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज इट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत श्रद्धापूर्ण हर एक लेसन सीखे जाएंगे और लेसन सीखते वक्त में वन शुड बी ओपन अबाउट इट। उत्तरकाशी के सलग्यारा में टनल से 17 दिनों तक चले रेस्क्यू के बाद सकुशल बाहर निकाले गए 41 श्रमिकों में कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह भी शामिल हैं। बीते रोज यानी मंगलवार को जैसे ही गब्बर सिंह अपने साथियों के साथ टनल से सकुशल बाहर निकले तो कोटद्वार में उनके परिवार की खुशियां लौट आईं। 17 दिनों तक चले सफल रेस्क्यू के लिए गब्बर सिंह के परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। सरकार ने बहुत मदद की उनकी बहुत लिए उनकी कि कैसे अंदर बहुत देखा उनको कि
अंदर उनकी जानकारी पूरी ली तो उनको सहयोग दिया, उन्होंने बहुत हिम्मत दी, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं और उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के? मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती किया, धन्यवाद करते हूँ कि उन्होंने उनको सब भाई लोगों को, मेरे हस्बैंड को, सबको बाहर। तो भरोसा तो नहीं रहा क्योंकि नीचे तक की बात कर रहे थे, मतलब ऊपर तक बात नहीं करी उन्होंने, मतलब नीचे नीचे काम हो रहा था। बोल रहे थे कि हम डेली वो कर रहे हैं, काम करे, पर हो नहीं रहा था। जब ये बात ऊपर तक पहुंची, पीएमओ तक पहुंची, जब तब मतलब लगा कि कुछ काम हो रहा, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था। तो सरकार के प्रयासों को क्या कुछ सराहना आप लोग करेंगे? क्या कुछ सरकार का थैंकफुल आप लोग करना चाहिए? सरकार तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह मोदी, उनके वैसे सब कुछ हुआ, टाइम लगा, 17 दिन लगे, पर सब कुछ बाहर आ चुके हैं। और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो वहाँ पे अपने ऑफिसर भेजे, उनकी बदौलत से मतलब काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हुआ। अल्मोड़ा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अल्मोड़ा विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का काफिला रोककर काले झंडे दिखाए। विधायक मनोज तिवारी ने विरोध जताते हुए मंत्री धन सिंह रावत की गाड़ी के आगे लेट गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव और काले झंडे दिखाने पहुंचे विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से फेल हो गई है। मेडिकल कॉलेज सहित सभी हॉस्पिटल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं और कहा कि अगर जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधरी तो आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। इस अल्मोड़े जिले की, इस अल्मोड़े नगर की, जो चाहे जिला चिकित्सालय हो चाहे मेडिकल कॉलेज है, लगातार यहाँ पर जो अव्यवस्था हो रही है उसके विरोध में और मेडिकल कॉलेज में जल्दी ब्लड बैंक संचालित किया जाए और उसके साथ यहाँ पर सुसज्जित किया जाए, फैकल्टी पूर्ण रूप से दी जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आए दिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लगातार यहाँ से रिफर किया जा रहा है। आज ही का केस से रिफर किया जा रहा है। तो इन व्यवस्था को दुरुस्त करके और मेडिकल कॉलेज को सही ढंग से संचालित करने को लेके आज हमने कई बार माननीय प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करो। जब उन्होंने हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, जनता की बातों को नहीं सुना, तो आज हमें मजबूरन उनका यहाँ पर काले झंडे दिखाकर यहाँ पर विरोध किया गया है और उनको इसके लिए चिताया गया कि भविष्य में अगर इस तरह की पुनरावृत्ति हुई तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। रुड़की के भगवानपुर में बनने वाली सड़क को लेकर भले ही नगर पंचायत प्रतिनिधि और विधायक में ठनी हो, पर विवादित सड़क का शिलान्यास आखिरकार विधायक ममता राकेश ने कर ही दिया है। विधायक ममता राकेश ने कहा कि इस सड़क निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब इस सड़क का निर्माण शुरू हो चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने विकास कार्यों में अड़चन लगाने की कोशिश भी की, जिसके चलते सड़क बनाने वाले ठेकेदार से मारपीट भी की गई, पर जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं आएगी। के विधायक निधि द्वारा भगवानपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत राम गोपाल के घर से वरुण गोपाल के मकान तक ये सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे कार्य का शासनादेश भी जारी हो चुका है, वर्क ऑर्डर बन चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती कल इसी जगह पर ठेकेदार के साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट की गई, जो कि सरासर गलत है। जिनका उस काम का न तो टेंडर खुले हैं और न किसी तरह का कोई वर्क ऑर्डर जारी हुआ है, तो इस तरह की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम विकास कार्य की सोच वाले व्यक्ति हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो इसी के तहत आज इस सड़क का लोकार्पण किया गया है। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला और एक पुरुष की लाश मिलने से मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। घटना को लेकर हत्या और इसी के साथ आपको बता दें कि आत्महत्या सहित कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। पुलिस ने घटना पर काफी होमवर्क किया और अब जाकर इसका खुलासा हुआ है। जांच के बाद पता चला कि दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। क्षेत्र में
युवक की लीडर गाड़ी से टकराने की वजह से दोनों घायल हो गए थे और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद लोडर चालक काफी डर गया और खुद को बचाने के लिए उसने साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया। ये 26/11 को दरू चौक वसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है। वहां पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। क्योंकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीजें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे महिला पुरुष वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीजें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी लेकिन फिर भी सारे तथ्य अभी भी कड़ियों से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी। और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए उसका दायरा बढ़ाते हुए हमने पूरे आसपास के इलाकों में जो 4 से 5 किलोमीटर आगे रोड पर जितनी भी गाड़ियां उस समय दौरान निकली थी, क्योंकि हमें एक प्रॉबल सस्पेक्टेड टाइम मिल गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही वहां पर घटना घटित हुई होगी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पिंडी और हनुमान जी के महाभिषेक के साथ कोटद्वार का प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री सिद्धबली महोत्सव 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी आयोजित हो रहे श्री सिद्धबली बाबा के महोत्सव में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के महाभिषेक में शामिल होने की उम्मीद है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा है। तो आपको बता दें कि तैयारियों में प्रशासन लगातार जुटा है। सिद्धबली महोत्सव को लेकर ये तैयारियां की जा रही है। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 3 दिनों तक ये जो महोत्सव है ये चलने जा रहा है और काफी पौराणिक मान्यता इस महोत्सव की है, जिसको लेकर तैयारियां तेज है। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 3 दिन के इस महोत्सव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। मेनली हमारे लिए जो ट्रैफिक का चैलेंज है, इसमें 2-3 प्रकार का चैलेंज है। कि पहले तो ये है कि वाहन के प्रकार देख लिया जाए तो 2 व्हीलर्स हो गए, एक 4 लाइट व्हीकल 4 व्हीलर्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, और हैवी व्हीकल्स हो गए जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, और आपको बताया ट्रक्स हो गए, और इवन बसेस हो गई। तो इनके लिए अलग अलग हमने ट्रैफिक व्यवस्था बनाई है। मेनली जो 2 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स को हम सिंचाई विभाग की जो पार्किंग है वहाँ तक 2 व्हीलर्स को अलाउड करेंगे, उससे आगे वहाँ से पैदल जाएंगे। जो हमारे 4 व्हीलर्स है, लाइट व्हीकल्स है, उनकी जो पार्किंग है हमने गिवई स्रोत में सोची है। और जो हमारे हैवी व्हीकल्स है जैसे बसेस हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, उन्हें हम सिटी के अंदर नहीं आके बालासोर से डाइवर्ट करके सीधा जो डिग्री कॉलेज की पार्किंग है वहाँ पर पार्क कराया जाएगा। वहाँ से फिर ऋषिकेश के सीओ संदीप नेगी ने कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट सहित सभी चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाएं जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोतवाली और चौकी में आने वाले सभी फरियादियों की समस्या को प्राथमिकता से सुनकर उनका समाधान करने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि सीओ संदीप नेगी ने ऋषिकेश कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल देखी गई। केवल लंबित विवेचनाओं को लेकर सीओ ने कोतवाल और सभी चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि सीओ ने निरीक्षण किया और इसी के साथ उन्होंने तमाम तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। थाना और चौकी का दौरा करने के साथ साथ उन्होंने तमाम जो लंबित विवेचनाएं हैं उसको जल्द से जल्द निपटाने का कार्य करने की बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी चुनावी मैदान में उतारेगी उसके लिए समर्पित रहकर काम किया जाएगा।
साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश संगठन को चाक चौबंद करके मजबूत किया जा रहा है, उसके अनुरूप कहा जा सकता है कि संगठन के मन में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बता दें कि प्रीतम सिंह चकराता विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से ताल ठोकी थी, लेकिन वो जीत नहीं सके। हालांकि अब एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है तो उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार किया है। पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और जिस तरीके से संगठन को चाक चौबंद जो है प्रदेश संगठन द्वारा किया जा रहा है, उनके जहन में होगा निश्चित रूप से कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है, और जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है उसी के अनुरूप जो है तो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों मना कर रहे हैं? आप भी तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो क्षेत्र है और आपको काफी जानकारी है अपने क्षेत्र की। कहीं ये तो नहीं है कि प्रभारी की और अध्यक्ष की नाराजगी जो थी आपके मन में उसके कारण? मेरे अध्यक्ष की, आपने कभी मेरे मुंह से अध्यक्ष के विरोध में कभी कोई बयान सुना? जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने निर्देश पर पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद करने को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में खटीमा मुख्य चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के निर्देश पर पीओके को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन और जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खटीमा में भी तिरंगा यात्रा निकालकर पीओके को भारत में शामिल करने की मांग की गई। इस दौरान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीओके भारत का था और हमेशा भारत का रहेगा। मुस्लिम राष्ट्र मंच के मार्गदर्शक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य है जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, पीओके, उसको आज़ाद कराने के लिए पूरे देश में हर शहर, हर जिले, हर राज्य में इस यात्रा को निकाला जा रहा है। और उसी में ही मुस्लिम राष्ट्र मंच खटीमा ने भी एक यात्रा जो है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से खटीमा मेन चौराहे तक निकाली और खटीमा मेन चौराहे से फिर वापस खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस आ गए। ये आदरणीय इंद्रेश कुमार जी जो मार्गदर्शक है मुस्लिम राष्ट्र मंच के। देहरादून एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में टनल से बाहर निकाले गए मजदूरों को रखा गया है। सलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की कमी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में जुटी रही। बता दें कि सभी मजदूरों को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है। इस दौरान श्रमिकों की मानसिक स्वास्थ्य समेत कई जांच की गई। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। इसी कड़ी में फिरौती मांगने वाले एक अपराधी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इसके संबंध में बताते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने कहा कि कुछ माह पूर्व थाना मंगलौर में एक शिकायत दर्ज की गई थी कि उनसे कोई अर्श डल्ला के नाम से फिरौती मांग रहा है। मामले में संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसटीएफ को सौंपा गया था। मामले की जांच के दौरान सामने आया था कि आपसी रंजिश के चलते अर्श डल्ला से संपर्क कर शिकायतकर्ता को धमकी दिलवाई गई थी, जिस पर दिल्ली स्पेशल टीम की सेल के साथ एसटीएफ के काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, कुछ माह पूर्व थाना मंगलौर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके पास में अर्श डल्ला के नाम से एक एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है। उस संबंध में वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसको एसटीएफ को ट्रांसफर किया गया था। तो एसटीएफ के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी
उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो शिकायतकर्ता था इसका ही जो गांव का जो पड़ोसी था उसके द्वारा ही आपसी रंजिश में अर्श डल्ला से संपर्क करके उसके माध्यम से उसको धमकी दिलवाई गई थी। इस संबंध में जो दिल्ली स्पेशल सेल के साथ काम करते हुए हमारी एसटीएफ की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इसका एक और सहयोगी था जो कि अर्श डल्ला का मेन शूटर था, जो कि अन्य घटनाओं में भी पूर्व में लिप्त था और आगे भी प्लानिंग चल रही थी, उसको भी दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा अरेस्ट किया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की तरफ से अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पिछले दिनों रुड़की क्षेत्र में भी 9 से अधिक अवैध तरीके से बनाई जा रही प्लांटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया। वहीं इस दौरान भूमाफियाओं में भी हड़कंप मचा रहा। एचआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भी भूमाफिया बिना नक्शा पास किए हुए अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे हैं, जिससे आम जनता को भी भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर इसके बावजूद भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अभी ये तृतीय चरण में जो है आज भगवानपुर तहसील के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 कॉलोनी पर कार्रवाई कर दी है और उसके बाद हमारा अभी 3-4 कॉलोनी का और भी टारगेट है। और रुड़की क्षेत्रांतर्गत हमने अभी तक 9 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि जो है कॉलोनी टूटने के बाद, ध्वस्तीकरण के बाद भी फिर भी जो है भूमाफिया जो है फिर दोबारा से कॉलोनी में काम शुरू कर रहे हैं। तो हमने 5 के खिलाफ एफआईआर भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो सर आगे क्या रहेंगे? देखिए अभी हमारी फाइलों पर स्क्रूटनी चल रही है। जो भी हमारी भगवानपुर और रुड़की में तहसील में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जा रही है उन पर स्क्रूटनी चल रही है और लगातार हम जो है ध्वस्तीकरण कार्रवाई में आदेश पारित करते हुए जो है कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। सर एक उसको किस तरीके का आप लोगों का हुआ है सर? मैं समझा नहीं सर। ऐप हमने एक लॉन्च किया है, उसे उदय ऐप करके नाम से जानते हैं। उदय ऐप के माध्यम से जो है कि जो घरों के नक्शे हैं वो लालकुआं में क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने नगर में श्री श्याम महोत्सव से पूर्व भव्य निशान यात्रा निकालकर जहां नगर कीर्तन किया, वहीं श्री खाटू श्याम की पूजा अर्चना कर महाप्रसाद वितरण किया गया। यहां श्याम परिवार के नेतृत्व में भव्य निशान यात्रा मां अवंतिका कुंज देवी मंदिर में शुरू हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति और श्रद्धालुओं ने शिरकत की। निशान यात्रा संपूर्ण नगर में बैंड बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान श्याम भक्तों ने क्षेत्र का वातावरण जय श्री श्याम के नारों से गुंजायमान कर दिया। बाबा श्याम का भव्य जन्मदिन खाटू धाम में बड़ी भव्यता से मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में हमने आज 28 तारीख को लालकुआं में बाबा श्याम के भव्य संकीर्तन का आयोजन किया है। इसके उपलक्ष्य में आज एक बहुत ही विशाल बाबा श्याम की भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया है। आज शाम 7 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाबा का भव्य दरबार सजने जा रहा है, जिसमें कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री नंद किशोर शर्मा नंदू जी महाराज जी पधार रहे हैं। हमें नंदू जी महाराज जी से बाबा श्याम तक पहुंचाने वाले बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रोग्राम हम बाबा की जन्मोत्सव की वजह से बना रहे हैं। भव्य दरबार सजा है। आप सबसे आवेदन है, निमंत्रण है कि आप लोग सब खूब जोर शोर से आके बाबा का आशीर्वाद पाए। आज बहुत अच्छी हमने निशान यात्रा उनकी निकाली है। आप सबसे बाहर से, दिल्ली से, रामपुर से, लखनऊ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कलाकार भी आ रहे हैं जो बाबा के भव्य दरबार का आनंद लेंगे और गुणगान करेंगे। रुड़की के भगवानपुर में विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। मामला सड़क निर्माण को लेकर गरमाया हुआ है। दरअसल मेन बाजार में बनने वाली सड़क को लेकर मामला सामने आया, जिसे नगर पंचायत की तरफ से बनाने के लिए टेंडर दिया गया। उधर उसी सड़क को विधायक निधि से बनाए जाने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया है और विधायक के ठेकेदार ने जब काम करना शुरू किया तो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और दोनों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला थाने तक जा पहुंचा, जहां एक और विधायक के ठेकेदार विक्रम ने पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि सुबोध राकेश पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। मुझे कोई भी आदमी आकर कोई भी थप्पड़ मार कर चला जाए, ये मेरी गलती है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ था सर जी कि मैं सफाई करवा रहा था, नगर पंचायत का कर्मचारी हूँ मैं। उसके बावजूद विवाद लेकर ये कुछ लोग वहाँ पे आए साईं मंदिर पर
उन्होंने वहाँ मेरे साथ मारपीट करी और कार्यालय पर मुझे बुलाकर, एक साहब है, लड़का है शाहपुर का, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया कार्यालय पर। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। एक क्या नाम इसका, विक्रम भाई सैनी साहब, उनका बड़ा भाई आया और मुझे पीट पाट कर वहाँ पे चला गया। कार्यालय पर मुझे बुलाकर बहुत बेदर्दी से पिटा। नगर पंचायत से हमने एक सड़क पास कराई और उसके टेंडर आज खुलने थे। अब जैसे हर जगह की प्रक्रिया है कि ठेकेदार तैयारी करने लगता है 1-2 दिन पहले, भाई ये सड़क हमें मिली है तो इस पर हम कार्रवाई अपनी शुरू करते, साफ सफाई और व्यवस्था वो बनानी शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया इस हमारे ठेकेदार ने इस सड़क पे भी करी। और जब वहाँ पर वो अपना मटेरियल उसने डाला तो वहाँ पर इस क्षेत्र की विधायक के एक ठेकेदार ने जाकर उसके साथ बदतमीजी करी। उसको ये कहा कि भाई ये हमारा टेंडर लगा हुआ है, इस पर सड़क हम बनाएंगे। बात हमारे पास तक आई, हमने उसको ठेकेदार को समझाया। मैंने कहा भाई ये टेंडर नगर पंचायत का लग चुका है और नगर पंचायत का क्षेत्र है ये। मैं भगवानपुर में कार्य मेरा चल रहा था, मेरे भाई के नाम काम था, करा रहा था मैं वहाँ से। अब तो जब मैं काम करा रहा था तो जब वहाँ से समुद्र आके प्रतिनिधि उसके जिला उसके नगर पंचायत के वो आए, जब तक मैं देखता मेरे मारपीट की, बहुत मारा मुझे। मैं फिर मेरे भाई आए मौके पर, जो अभिमन्यु के नाम के अंदर वो आए, वो मुझे लेकर दवा ले, फिर मैंने उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। ये झगड़ा ये था जी 8 तारीख में, पिछली 8 तारीख इसमें टेंडर हमारे नाम हो गया था। ये अभिमन्यु के भाई मैं करा रहा था कार्य जी वहाँ। तो ये कह रहे जी मेरे ये कार्य मैं कराऊंगा जब उसमें उसका कोई टेंडर नहीं है, कोई वो नहीं है, टेंडर हमारे तो पास आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है